हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं संजय शर्मा आप सभी का सक्सेस मंत्रा के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोग्राम पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग गांधीवाद। ये क्लास आपको 7:15 से प्रोवाइड की जाएगी। हमें थोड़ा सा आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो 7:15 से आपकी क्लासेस चलेंगी। गांधीवाद जिसको बोलते हैं गांधीज्म, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासेस रहती हैं सब, तो थोड़ा सा आने में समस्याएं होती है। तो वो है आपकी क्लास जो है 7:15 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। गांधीवाद, गांधीज्म टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, गांधीवाद के टॉपिक को, और उसमें हमने आपको डिस्कस किया था। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। तो गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश को मैंने बोला था कि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और उस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब शुरू में गांधी जी 1915 में आए भारत, तो पहले 2 वर्षों तक वो पूरे भारत का भ्रमण किया। भारत की राजनीति में गांधी ने क्या किया, सीधे सीधे एंट्री नहीं किया। पहले जो 2 वर्ष थे, उस पहले 2 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, भारत का भ्रमण किया। इस पॉइंट को मैंने बताया और अंग्रेजों को बोला कि अंग्रेजों के समय दुख की घड़ी है, अंग्रेज परेशान है, अंग्रेजों को हमें क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। अर्थात भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल किया। भारतीयों को अंग्रेजी सेना में, भारतीयों को अंग्रेजी सेना में क्या किया, शामिल किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने एक उनको उपाधि दिया था और उस उपाधि का नाम था, मैंने कल आप लोगों को डिस्कस किया था, सर्जेंट की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। और गांधी को एक और उपाधि मिला था, और उस उपाधि को हम लोग बोलते हैं, गांधी को एक और उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। दक्षिण अफ्रीका में एक और उपाधि मिला था, उसको बोलते हैं जूलू पदक। इतना पॉइंट्स को मैंने आपको डिस्कस किया था। और 1915 में आए, 2 वर्षों तक भारत की राजनीति में भ्रमण किया। 1916 के बीएचयू सत्र में उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। यानी कि 1917 में, 1916 के बीएचयू का जो अधिवेशन हुआ था, जो सत्र हुआ था, वहां पे गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इतने पॉइंट्स को भी हमने आप लोगों को, सभी बातों को हम लोगों ने क्या कर दिया था, डिस्कस कर दिया था। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, सुषमा जी नमस्कार, इसके बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है, जो इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, हमने आपको एक पॉइंट और भी डिस्कस किया था, गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, द एंट्री ऑफ गांधी इन नेशनल मूवमेंट। गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश के गांधी के 3 स्थानीय प्रयोग, हेडिंग बनाइएगा, गांधी के तीन स्थानीय प्रयोग, लोकल एक्सपेरिमेंट ऑफ गांधी इन नेशनल मूवमेंट। और इसमें हमको पहला टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है, उस टॉपिक को मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। पहला जो टॉपिक था उसका नाम था चंपारण। दूसरा जो हमें इसमें पॉइंट पढ़ना है उसको बोलते हैं हम लोग खेड़ा। और तीसरा जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसको बोलते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। बात आती है मुद्दे की, हमें 3 स्थानीय प्रयोग गांधी का हमने देखा, और इस 3 स्थानीय प्रयोग में हमने पहला पॉइंट आप लोगों को डिस्कस किया था। कल आपको मैंने पहला पॉइंट जो है, कल हमने आपको पहला पॉइंट डिस्कस किया था, वो था आपका चंपारण। उसको एक बार, चंपारण जो है 1917 की घटना है जो बिहार में, और मैंने आपको बताया था 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी, अर्थात 3/20 भूभाग पे उन्हें क्या करनी पड़ती थी, खेती करनी पड़ती थी। अर्थात 3/2 जिसको बोलते हैं, 3/20 जिसको बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली, जिसको बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली। अर्थात यहाँ पे 20 भाग अगर है तो उसके 3 भागों पे क्या करनी पड़ती थी, नील की खेती करनी पड़ती थी।
नील की खेती करने के बाद मैंने बोला था कि उससे उर्वरता शक्ति धीरे धीरे करके क्या हो जाती थी, खत्म हो जा रही थी। तो गांधी जी को इस बात की जानकारी दिया था, उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। और उस राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को 1916 का जो सेशन हो रहा था, जो इसको लखनऊ अधिवेशन बोलते हैं, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, वहीं पे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस बात से अवगत कराया कि चंपारण की ये समस्या है। गांधी ने बोला कि जब मैं पटना आऊंगा तब मैं क्या करूंगा, तब मैं चंपारण आऊंगा। और गांधी जी ने वैसा ही किया। जब पटना गए तो उन्होंने चंपारण गए और चंपारण की जांच के लिए उन्होंने क्या किया, पूरा एक चंपारण समिति बनाया। और उस समिति के गांधी जी भी सदस्य थे और साथ ही साथ बा भी सदस्य थी, वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कई सारे लोग उनको धीरे धीरे करके, भूलाभाई देसाई, ऐसे कई सारे लीडर, नेतृत्व करता लोग उनको मिलते चले गए। तो गांधी का भारतीय राजनीति में जो पहला जो नेशनल मूवमेंट जिन्होंने गांधी को स्टार्ट किया वो था आपका चंपारण। तो पॉइंट टू बी क्लियर, चंपारण आपको बात समझ में आ गई होगी। गांधी का पहला जो आंदोलन था उसको बोलते हैं हम लोग चंपारण। इसके बाद जी बिल्कुल सुषमा जी, आपको तो सारी चीजें याद है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो नेक्स्ट हमें टॉपिक पढ़ना है वो है आपका चंपारण के बाद एक टॉपिक आपका बनता है, वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। हेडिंग बनाइए, गांधी जी का दूसरा जो मूवमेंट हमें पढ़ना होता है उसको बोलते हैं अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में हुआ क्या था, दो किसान, एक तरफ किसान है और एक तरफ मजदूर है। अर्थात हम कहेंगे कि एक तरफ किसान और दूसरे तरफ जो है मजदूर। किसान और मजदूर दोनों के बीच में विवाद का मुद्दा है। अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है वो ऐसे ही प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, अहमदाबाद के क्षेत्रों में प्लेग फैला हुआ था। जैसे आज कोरोना एक वैश्विक महामारी है, वैसे ही प्लेग आता था और गांव के गांव को साफ कर देता था। तो अहमदाबाद में हुआ क्या था, प्लेग फैला हुआ था। तो प्लेग फैलने की वजह से जो बोनस की वहां पे प्रॉब्लम थी, और बोनस का मतलब था कि जो मजदूर था वो मजदूर बोल रहा था हमारी बोनस को बढ़ा दिया जाए। एक तरफ नहीं सॉरी, एक तरफ यहाँ पे मजदूर है और एक तरफ जो है, एक तरफ मजदूर है और एक तरफ किसान, एक तरफ मजदूर और एक तरफ मिल मालिक बोलेंगे उसको, मिल मालिक। तो एक इनके बीच में बोनस का मुद्दा फैला हुआ है। किसान जो मजदूर थे उनका कहना था जैसे कोरोना आया महंगाई बढ़ गया है, वैसे बोला कि प्लेग फैला है, इस प्लेग फैलने की वजह से महंगाई बढ़ गई है। और जब महंगाई बढ़ी है तो तुम मजदूरों ने बोला कि हमारी वेतन को, जो पेंशन है, वेतन पेंशन है, उसको बढ़ा दो। और जो मिल मालिक था ये तैयार नहीं था, ये जो बोनस था इसको बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। और जो खास तौर से हुआ क्या, फिर बाद में विवाद भी हुआ। तो मजदूरों का कहना ये था, ये कह रहा था मिल मालिक हम बढ़ा नहीं पाएंगे, और ये कह रहा था कि हमें बढ़ा दो, वेतन को और पेंशन को बढ़ा दो। हुआ क्या कि यहाँ पे विवाद का मुद्दा ये था कि जो मजदूर था ये सोच रहा था कि हमारा जो बोनस बढ़े वो 50% बढ़े, पुरानी जो पेंशन जो पैसा जितना मिल रहा है उससे हमें 50% ज्यादा अधिक मिले, महंगाई भत्ता भी मिले। और जो मिल मालिक था वो मिल मालिक कह रहा था कि हम 20% से ज्यादा हम क्या कर पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे तुम्हारे बोनस। इसी के बीच में विवाद होता है। गांधी जी आते हैं और गांधी जी दोनों के बीच में मध्यस्थता करते हैं, और गांधी जी ने फाइनली इन दोनों के बीच में जो डिसीजन निकलवाया वो बोला कि 35% पर हम क्या करते हैं, डन कर लेते हैं। यानी कि अब देखिए, समझिए इस बात को, मजदूर और मिल मालिक दोनों के बीच में हम लोगों ने 35% पे हम लोगों ने क्या किया, बात को टाई अप कर दिया। अब देखिए मजदूर भी खुश हो गया, उसने कहा चलो यार ठीक है हम 15% मान जाएंगे। और यहाँ पे जो है मिल मालिक भी खुश हो गया, उसने बोला चलो यार ठीक है हम 15% तो हम प्लस कर रहे हैं, और इसने बोला चलो ठीक है हम क्या करें, 15% हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, देख रहे हैं, गांधी ने जैसे ही मिल मालिकों का और मजदूरों की भी समस्याओं को
समस्याएं तो सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन गांधी जी जैसे ही मध्यस्थता किया, गांधी देखिए देखिए एक इंजीनियर की इंजीनियरिंग देखिए, एक साइंटिस्ट का साइंटिफिक अप्रोच देखिए कि यहाँ पे मजदूर भी खुश और मिल मालिक भी खुश। हालांकि गांधी ने भूख हड़ताल यहीं पे किया था। तो इस चीज को हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन और पूछता है, ट्रिब्यूनल किस कहाँ पे बनाया था? गांधी जी ने यहीं पे ट्रिब्यूनल भी बनाया था, अहमदाबाद वाले में ही गांधी जी ने ट्राइब्यूनल बनाया था। ट्रिब्यूनल का गठन किया और पूरी अच्छी तरीके से जांच करवाया कि क्या प्लेग की समस्या है या नहीं है। और यहीं पे अनुसुईया इनकी साथी के रूप में मिली। अनुसुईया मिली, फिर सारा भाई मिले। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे मिल मालिक भी खुश, यहाँ मजदूर भी खुश, यहाँ मिल मालिक भी खुश, यहाँ ट्रिब्यूनल भी बन जा रहा है और उसकी अलग से जांच करवाई जा रही है। और फिर उनको अनुसुईया और सारा भाई जैसा एक सेकंड बेंचेज भी मिल रहा है, एक सहयोगी भी मिल रहा है। और गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में ही याद किया था, याद रखिएगा, चूंकि उसका मित्र था इसलिए उन्होंने क्या किया था, जो भूख हड़ताल किया था वो अहमदाबाद में ही, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही किया था। मेरे में नहीं चल रहा, क्या हुआ दीपक जी, नहीं चल रहा है क्या? मेरे में नहीं चल रहा था, क्यों? कट करने के बाद चला है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सब कुछ सही है। नहीं, ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये टॉपिक था आपका अहमदाबाद। तीसरा जो फेवरेट टॉपिक होता है उसको बोलते हैं खेड़ा। हेडिंग बनाइए खेड़ा। देखिए खेड़ा जो है ये गुजरात का प्लेस है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो खेड़ा है ये खेड़ा गुजरात का प्लेस है, और यहां पे हुआ क्या था, खेड़ा क्या समस्या क्या था कि अकाल पड़ा हुआ था। गुजरात के क्षेत्रों में बीहड़ अकाल पड़ा हुआ था। तो खेड़ा में हुआ क्या था, अकाल की समस्या थी। और इस अकाल जिसको बोलते हैं फेमिन्स, आपको पता होगा कि भारत में जो फेमिन्स आते थे वो खाद्यान्न फसलों की जगह पे क्या होता था, कैश क्रॉप, जो फूड क्रॉप्स होता था की जगह पे कैश क्रॉप उगाया गया। तो खेड़ा में हुआ क्या था, अकाल पड़ा हुआ था। तो इस अकाल की वजह से अगर यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो किसान थे उन किसानों का कहना यह था कि हमें क्या कर दो, लगान नहीं देंगे। किसानों ने बोला कि हम लगान देने के कंडीशन में नहीं है, लगान देने की हम स्थिति में जो है, लगान देने की हम स्थिति में नहीं है, हम लगान नहीं देंगे। और गांधी जी ने भी यहाँ पे क्या किया, लगान बंदी का नारा दिया। गांधी ने बोला कि यहाँ पे हमें क्या करना है, लगान नहीं देना। गांधी जी ने इसको जांच करवाया और फिर जांच कराया तो पाया कि हाँ वास्तविक स्थिति है। गांधी जी ने इसको बोला कि यहाँ पे लगान हमें क्या करना, नहीं देना, यानी कि लगान नहीं देना है। यानी यहाँ पे गांधी जी ने भी बोला कि लगान, गांधी का इसमें स्टेटमेंट था, गांधी ने भी बोला कि लगान बंदी का नारा दिया। और यहीं पे आप देखेंगे कि फाइनली जो है यहाँ पे स्ट्राइक होता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे एक और व्यक्ति गांधी को मिल जाते हैं। उस व्यक्ति का नाम है, आप लोग को पता होगा, पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा व्यक्ति गांधी को एक सहयोगी के रूप में मिल जाता है। तो यह है आपका खेड़ा। खेड़ा कहाँ का प्लेस है, खेड़ा की क्या समस्याएं थी, इस बात को आप याद रखिए। बाद में जो है, चूंकि शुरू में तो अकाल पड़ा है, किसान लगान देने के लिए तैयार नहीं थे, तो शुरू में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अंग्रेज अधिकारी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। शुरू में अंग्रेज अधिकारी जो थे वो अंग्रेज अधिकारी लगान को कम करने के लिए तैयार नहीं। वो अंग्रेज अधिकारियों ने बोला कि हम लगान को कम नहीं करेंगे, लगान हम कम नहीं करेंगे।
लेकिन बाद में गांधी जी यहाँ जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद गांधी जी देखे कि वास्तविक स्थिति है। गांधी ने बोला कि हम क्या करेंगे, लगान बंदी का नारा देंगे। फाइनली लास्ट में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, फाइनली लास्ट में अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा, लगान बंदी करना पड़ा था। और जब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने या अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, लगान बंदी किया। और लगान बंदी मतलब कि लगान को धीरे धीरे करके उन्होंने इस मुद्दे को क्या कर दिया, वो खत्म हो गया। मतलब बोला कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो लास्ट में लगान बंदी करना पड़ा। अर्थात बोले कि अंग्रेजों ने कि हम लगान नहीं लेंगे। और इसके बाद से गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को भी वापस कर लिया। यह था आपके 3 स्थानीय प्रयोग। कहने का मतलब यह हुआ कि गांधी इस 3 स्थानीय प्रयोगों के माध्यम से अब धीरे धीरे गांधी की जो स्थिति है, अब धीरे धीरे भारत में क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। तो गांधी के 3 स्थानीय प्रयोग आपको समझ में आया या नहीं आया? जितने लोग लाइव हैं, तो जितने लोग लाइव हैं ये बताइए, कोई दिक्कत है? ये है गांधी के 3 स्थानीय प्रयोग। अब सवाल आता है गांधी का असहयोग आंदोलन। हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे गांधी के असहयोग आंदोलन, तो हमें पढ़ना है असहयोग आंदोलन, मेन टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी हम पढ़ने से पहले 1-2 पॉइंट हमें पढ़ना होता है। 1919 का वर्ष हमें देखना होगा, इस पॉइंट को। 1919 का वर्ष कैसा था, अर्थात 1919 के वर्ष का हम देखेंगे। और फिर दूसरा पॉइंट हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। ऐसा नहीं है गांधी जी का मन नहीं लग रहा है और गांधी जी एक दिन बोलेंगे अगस्त में कि चलो हम क्रांति करते हैं, और क्रांति के नाम पे क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वो स्टार्ट कर देंगे 1 अगस्त को। ऐसा नहीं है, इसके पीछे वो बैकग्राउंड है। और वो कौन से बैकग्राउंड है आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा। पंजाब कॉन्स्पिरेसी, स्वराज की मांग, 1919 के समय जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तब गांधी ने इसको बेस बनाया। और इसको बेस बनाने के बाद उन्होंने जो इस आंदोलन को चलाया, उसी आंदोलन का नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अर्थात उस आंदोलन को हमने बोला असहयोग आंदोलन। पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, अब 1919 के वर्ष में क्या हुआ, और फिर मैं डिस्कस करूंगा खिलाफत आंदोलन, उसके बाद टॉपिक को एंड करूंगा असहयोग आंदोलन से। चलिए 1919 का वर्ष, हेडिंग बनाइए 1919 का। जिस तरीके से फ्लो चार्ट बना रहा हूं उस तरीके से अपने कॉपी पेन से बढ़िया से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, हमेशा के लिए आपको काम करेगा। 1919 का वर्ष, द ईयर ऑफ 1909। द 1919 के वर्ष में क्या हुआ? देखिए 1919 को पढ़ने से पहले 1919 में एक घटना होती है जालियांवाला बाग, उसी को हम समझाना चाह रहे हैं। तो जालियांवाला बाग को समझाने से पहले पॉइंट को मार करिएगा, उसका बेस क्या था। 1917 में एक कमेटी आई, जिस कमेटी को बोलते हैं सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी। अब देखिए सेडिशन कमेटी क्यों गठित की गई थी? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आप देखेंगे कि भारत में जो राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं, भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, जो भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, ये राष्ट्रवादी गतिविधियां जो थी उसको सप्रेस करना था। यानी राष्ट्रवादी गतिविधियां धीरे धीरे करके बढ़ रही थी और अंग्रेजों का ध्यान विश्व युद्ध की तरफ था।
तो भारतीयों ने धीरे धीरे आप देखेंगे कि राजनीतिक गतिविधियां कर रहे थे, अलग ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे। तो अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि सेडिशन कमेटी का इसलिए ने गठन किया कि राष्ट्रवादी गतिविधियां जो है, भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हो रही हैं, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो पार्टी बन रही है, उसको हमें क्या करना है, कमजोर करना है। यानी राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर करने के लिए क्या किया गया, उन्होंने कमजोर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसको बोलते हैं सेडिशन कमेटी। जो सेडिशन कमेटी बना 1917 में, और इसी सेडिशन कमेटी ने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी, इसी सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पर आपको एक पॉइंट आता है, रोलेट एक्ट को क्या किया गया था, भारत भेजा गया था। इसी सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे रोलेट एक्ट क्या हो जाता है, रोलेट एक्ट क्या हो जाता है, रोलेट एक्ट भारत आता। रोलेट एक्ट जब भारत आया तो इसमें अंग्रेजों ने प्रावधान कर दिया था कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी कि अंग्रेजों ने ऐसा कानून दिया कि शक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति की क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति या संस्था की हम क्या कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। अभी बताइए युवाओं को ये बर्दाश्त होगा? अंग्रेजों ने बोला कि हमें जिसके ऊपर शक होगा हम उसको क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। वास्तव में लॉजिक क्या था, सेडिशन कमेटी ने ये राष्ट्रवादी गतिविधियों को कमजोर करना था, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों ने एक कानून को लाया जिसने बोला कि रोलेट एक्ट ने प्रोविजन किया कि शक के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को क्या कर लेंगे, गिरफ्तार कर देंगे, जिसको भारतीयों ने बोला बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून। अर्थात इसको भारतीयों ने क्या बोला, तो इसको भारतीयों ने बोला कि अंग्रेजों ने तो ऐसा कानून पारित कर दिया, बिना वकील, बिना दलील, और फिर बोलेंगे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील। अर्थात आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मतलब साफ था कि हमें जिस व्यक्ति को मन करेगा हम उस व्यक्ति को क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार करके हम क्या कर देंगे, जेल में भेज देंगे। गांधी ने बोला बहुत खूब किया तुमने यार, हम तो सोचे थे कि तुम बढ़िया लिख लोगी, तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुम तो बेवफा निकली। भाई गांधी को लगा कि अवेयर करेंगे, हम अंग्रेजों को बताएंगे, वो दुख की घड़ी में है, तो हम उनको लगा कि मोहब्बत करेंगे, सब बोलेंगे कि यार दुख में है तो हम साथ देंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो दुखड़ा गाते फिरेंगे, समय के बाद आप पहचानेंगे नहीं। हम लोग तो खैर हिस्ट्री के टीचर हैं तो सारी चीजों को तो आप समझ सकते हैं। तो रोलेट एक्ट में यही हुआ, अंग्रेजों ने तो बोला कि गांधी ने बोला यार हमें तो लगा कि यार ये तो हमें लग रहा है कि काफी अच्छा काम करेगा, हमें आजादी की देगा, अवेयर होगा, दुख में हम क्या इसको एक थप्पड़ मारे। जब उनका समय निकल गया तो अंग्रेजों ने बोला कि यार रोलेट एक्ट को ला रहे हैं, भाई ये तो अलग ही इन लोगों का नाटक शुरू हो गया। तो उन्होंने यहीं पे बोला कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कानून ला दिया। और बहुत बिहार तरीके से जो है इसी रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। तो रोलेट एक्ट के विरोध जो हो रहा था, इसी रोलेट एक्ट का जो विरोध हो रहा था, आप देखेंगे डॉक्टर रोलेट एक्ट लाया गया, रोलेट एक्ट। तो इसी रोलेट एक्ट को जब लाया गया, दो व्यक्ति मिलेंगे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और फिर आप देखेंगे डॉक्टर सत्यपाल। ये दो लोग ऐसे थे जो इस रोलेट एक्ट का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और समय था आपका 13 अप्रैल 1919, और यही 13 अप्रैल 1919 को जगह था जालियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 जहां पे कि बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा था, पंजाब में है ये, बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। तो ये आप देखेंगे कि बैसाखी का पर्व यहीं पे मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है। जैसे लोहड़ी हमारे यहाँ, हम लोग यहाँ मनाया जाता है, जो पर्व होता है, ये खिचड़ी,
तो वैसे ही पंजाब के क्षेत्र में एक पर्व मनाया जाता है, काफी फेमस होता है। तो ये था आपका वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल की अंग्रेजों ने क्या कर दिया, गिरफ्तारी दे दिया। इसी को विरोध होने लगा था इसी 13 अप्रैल को। और जैसे ही 13 अप्रैल को विरोध हुआ, जो वहां का गवर्नर था जिसका नाम था जनरल डायर, कुछ लोग जनरल डायर, कुछ माइको डायर, जो भी हो बस याद रखिएगा, वहां का जो गवर्नर था डायर ने, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या कर दिया था, जब निहत्थी सेना थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो जालियांवाला वो प्लेस है, बाग जालियांवाला बाग करके ऐसे मान लीजिए, जालियांवाला ऐसे, तो जालियांवाला बाग एक प्लेस है, कुएं वाला ऐसे करके कई सारे नाम मिलेगा आपको पंजाब के क्षेत्रों में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या था, एक सकरी मार्ग होती थी, और इसी सकरी मार्ग से क्या होता, चारों तरफ से पैक था और एक तरफ से मार्ग जाता था। तो यहीं से जाने का रास्ता एक ही था, एग्जिट और आउटपुट दोनों ही पॉइंट एक तरफ से था। इसी बाग में जो है जालियांवाले में चारों तरफ से अंग्रेजों ने की सेनाओं ने भारतीयों को घेर लिया। भारत की सेना, जो भारत की सेना नहीं, जो भारत की आम जनता थी, अब वो निकलती कहाँ पे। और यहाँ पे इस दुष्ट ने, जनरल डायर ने बोला कि हमने मार्शल लॉ को लगाया है, और इस दुष्ट ने क्या कर दिया, मार्शल लॉ के बहाने उस निहत्थी सेना पर क्या कर दिया, फायरिंग का आदेश जारी कर दिया। और काफी सारे लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए, वो एक कुआं हुआ करता था, उसी कुएं में जाकर के अपनी जान गंवा दी। भारतीय इतिहास का, या अंग्रेजों ने इस काले धब्बे का अंजाम दिया, या इस काली घटना को अंजाम दिया। और दुख की तो बात तब होती है कि इस दुष्ट को, इस अंग्रेजों ने सजा देने के बजाय, इस दुष्ट को अंग्रेजों ने सजा नहीं दिया था। एक अखबार होती है जिसको बोलते हैं मॉर्निंग पोस्ट, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग पोस्ट। तो मॉर्निंग पोस्ट नामक अखबार ने इस दुष्ट को, इस निहत्था हत्यारा को, इन्होंने बोला कि ये शेर है, ब्रिटेन का शेर है। अर्थात इस मॉर्निंग पोस्ट ने ब्रिटेन का शेर इसको घोषित किया और इसको पुरस्कृत किया। ब्रिटेन का शेर बोला मॉर्निंग पोस्ट अखबार ने, देखा है। और एक क्वेश्चन और बनता है, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था उधम सिंह, और इसी उधम सिंह ने ही क्या किया था, उधम सिंह धन को एकत्रित किए। एक छोटा लड़का था जिसने जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखा था, और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखने की वजह से इसने बोला, बेटा हम तुमसे क्या करेंगे, बदला तो ले करके रहेंगे। और यही उधम सिंह देखेंगे यहाँ पे 1919 के बाद पैसे को जुटाता है, और किसी तरीके से जब इसके पास पैसा होता है तो 1940 में क्या करता है, लंदन जाता है। और लंदन जाता है, फिर वो खोजता है डायर को, और डायर को खोजने के बाद वो क्या कर देता है, उसकी निर्मम हत्या कर देता है। हालांकि बाद में वहां की गवर्नमेंट ने उसको भी पकड़ करके खत्म कर दिया था। तो 1940 में उधम सिंह नामक व्यक्ति ने लंदन गया, और जा करके उन्होंने क्या किया, इस हत्यारे को क्या कर दिया, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। ये पॉइंट था आपका, जो मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको डिस्कस किया। 1919 का वर्ष, यानी रॉलेट एक्ट विद द सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है भारत में जो चलता है, उस घटना का हमने नाम दिया आपको। ये सारी बातों को मैंने आपको डिस्कस कर दिया। 1919 का वर्ष 1940 में, बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल सही है, जय हो उधम सिंह, बिल्कुल जय हो उधम सिंह, मॉर्निंग पोस्ट। तो ये है आपका, ये आपका टॉपिक था 1919 का वर्ष। रॉलेट एक्ट समझ में आया, जालियांवाला बाग समझ में आया, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद समझ में आया, जितने लोग लाइव में बताए, चंपारण खेड़ा अहमदाबाद समझ में आया कि नहीं आया, जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप सभी लोग, जितने लोग लाइव हैं बताएं, बताएं भैया, जितने लोग लाइव हैं एक बार बताइए, कोई दिक्कत, एक बार थम्स अप करिए। चलिए कोई नहीं, अगला टॉपिक मैं लेके चलता हूं। 1919 की एक और घटना है जिसे हमें पढ़ना है, और वो कौन सी घटना है, 1919 का वर्ष। पहला जो घटना घटित हुआ था वो था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा है खिलाफत आंदोलन,
जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक जी। दूसरा जो मुद्दा हमें पढ़ना होता है वो होता है खिलाफत। यही खिलाफत मर्ज करेगा। बहुत शानदार टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। गांधी के बगैर भारतीय इतिहास अधूरा है, और जैसे ही ये खत्म होगा मैं ज्योग्राफी आपको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये है 1919 का वर्ष, जिसको बोलते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। आप समझिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो इस प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, इसी घटना है, प्रथम विश्व युद्ध के समय आप देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो इसी प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की एक देश है। आप देखेंगे कि मेडिटेरियन सी, जो भूमध्य सागर है, उसी के आसपास वाले क्षेत्रों में तुर्की एशिया और यूरोप दोनों ही देशों में क्या करता है, सीमा को साझा करता है। तो जो तुर्की था प्रथम विश्व युद्ध में, यह तुर्की या टर्की कहें, यह मित्र राष्ट्रों के विरोध में लड़ रहा था। मित्र राष्ट्रों का मतलब कि जो ब्रिटेन था, उस ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था। अब ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक समझा नहीं पाएगा कोई, फंसेगा यहाँ पे। ये ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था, मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन के विरोध में लड़ रहा था, और अंग्रेजों की इसमें विजय होती है। और विजय होने के बाद अंग्रेजों ने तुर्की पर अपमानजनक शर्तों को रखा और तुर्की को पार्ट पार्ट में तोड़ने की बात कही। हद तो तब हो गया था कि इस तुर्की में मुस्लिम वर्ग रहता था, और एक तुर्की में एक पद हुआ करता था, उस पद का नाम था खलीफा का पोस्ट, खलीफा का पद। अंग्रेजों ने क्या किया कि बोला कि खलीफा का पद जो है उसको खत्म कर दो। यानी कि अंग्रेजों ने बोला कि खलीफा के पद को हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। पदों को या पद को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ पे बोला गया कि खलीफा जो है, इसके पद को हम रहने नहीं देंगे, उसको हम खत्म कर देंगे। अब ये बताइए, जो मुस्लिम है उसको क्या अच्छा लगेगा, उसके धर्म गुरु को ही खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से जो भारत का जो मुसलमान है, जब ये खलीफा का पद को खत्म करने के लिए बोला गया, तो अब देखिए मुद्दा यहाँ पे फिर दिक्कत में आ गया। जो भारतीय मुसलमान है, इस भारतीय मुसलमानों को लगा कि यार हमारे धर्म का मामला है। भारतीय मुसलमानों को लगा, धर्म चूंकि ये अफीम होता है, तो भारतीय मुसलमानों को लगा कि हमारे धर्म में क्या कर रहे हैं, अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब भाई भारतीयों ने भी तो अंग्रेजों का साथ दिया था ना, यानी भारतीय मुसलमानों को भी अब क्या हो गया, भारतीय मुसलमान भी ब्रिटेन के विरोध में हो गए, ब्रिटेन के विरोध में हो गए। वो भारतीय मुसलमान जो भारत के तरफ से अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़े थे, वो विरोध में हो गए। उन्होंने बोला यार ये तुमने क्या किया, हम तो तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़े थे, और जो मेरा गुरु है उसको ही तुम खत्म कर रहे हो। गांधी जी ने बोला बस कर यार, गांधी जी ने बोला बस कर मेरे भाई, यही तो मेन समय है जहां पे छक्के पे चौके मारो। तो गांधी जी ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, भारतीय मुसलमान भी अंग्रेजों से नाराज है, यानी कि गांधी जी ने क्या कर दिया, खट से जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना, वही जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग करेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शुरू में विरोध किया जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया तो। लेकिन शतरंज की हर गोटियों को खेलना, प्यादे और जो वजीर है उसको चलना सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी को ही पता है। और गांधी ने क्या किया, गांधी ने जैसे ही उचित समय देखा, भारतीय मुसलमानों को जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1909 की तरह आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, अलग हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे, तुरंत अपने भाई बंधु का नारा देते हुए अपने साथ मिला लिया। और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया। हालांकि खिलाफत आंदोलन धीरे धीरे 1920 के बाद आगे बढ़ा, लेकिन बाद में जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति नाम था जिसको बोलते हैं कमाल पाशा। इसी कमाल पाशा के नेतृत्व में ही क्या हो गया था, इसका जो है तुर्की का जो है आधुनिकीकरण हो गया। तुर्की का जो है आधुनिकीकरण हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया। और जैसे ही तुर्की का मॉडर्नाइजेशन हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, जो मुद्दा था खलीफा का, वो खलीफा का मुद्दा जो था वो खत्म हो गया।
खलीफा का मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया। जैसे ही खलीफा का मुद्दा खत्म हो गया, ये आंदोलन धीरे धीरे करके 1923 और इसके आसपास तक जो है धीरे धीरे कोलैप्स कर गया। तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए जितने लोग लाइव हैं। चलिए 1919 का वर्ष, कितने टॉपिक को पढ़ा मैंने, रिवाइज कराता हूं। देखिए ये बढ़िया सिस्टम है। देखिए क्लास को हमने कहां से स्टार्ट किया था, गांधीवाद। जितना पढ़ा उतना तैयार हुआ कि नहीं, एक बार रिकॉल करिए। मैंने बोला चूंकि मैं स्टार्ट करूंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सीडीएम, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा नेशनल मूवमेंट खत्म। इतिहास का लगभग मॉडर्न इंडिया का 75 से 80% पार्ट खत्म हो जाएगा। मेन पार्ट यही पढ़ा रहा हूं, इसको ज्योग्राफी ले चलूंगा। प्रवेश 1915, गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। पहले 2 वर्षों तक गांधी ने कोचिंगों में घूम घूम कर अनुभव प्राप्त किया, किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं कराए, कहीं किसी कोचिंग में स्थायी नहीं हुए। उसके बाद भारतीयों का अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का बढ़ावा दिया, जिसके लिए अंग्रेजों ने सर्जेंट की उपाधि दिया और उनको जो है साउथ अफ्रीका में जूलू पदक बोला गया। पॉइंट टू बी क्लियर। 1916 में बीएचयू के सत्र में गांधी जी ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। और इसके बाद अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, उसके बाद गांधी के 3 स्थानीय प्रयोग को मैंने आपको डिस्कस किया, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। स्पष्ट हो गया चंपारण क्या था, खेड़ा क्या था, अहमदाबाद क्या था। देखिए चंपारण 1917 में लाया गया। 3/20 यानी 3 कठिया पड़ाली बोलते हैं। नील की खेती को लेकर के विवाद था। राजकुमार शुक्ल ने क्या किया था, इसकी जानकारी दिया था। और 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी को इस बात के लिए बोला गया और गांधी ने बोला कि जब मैं चंपारण आऊंगा, जब मैं पटना आऊंगा तो मैं चंपारण आऊंगा। गांधी वहां कमेटी बनाते हैं। सारे पॉइंट्स को मैंने आपको डिस्कस कर दिया चंपारण का। इसके बाद अगला जो पॉइंट मैंने आपको बताया था वो बोला था अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या मुद्दा था, मिल मालिक का मुद्दा था। मिल मालिक और मजदूर के बीच क्या था, विवाद का मुद्दा था। जो मिल मालिक थे वो चाहते थे कि हमें क्या हो, 20% ज्यादा हम बोनस बढ़ा करके थे प्लेग की वजह से, और जो मजदूर थे वो चाहते थे 50% हो। फाइनली जो बात होती है वो 35% पर क्या हो जाती है, फाइनली डन हो जाती है। यानी कि दोनों ही खुश हो जाते हैं। गांधी की कलाकारी देखिए, मजदूर भी खुश, मिल मालिक भी खुश। और उसके बाद क्या हो जाता है, 15% दोनों कम बेस कर लेते हैं, बातें बन जाती है। गांधी इसी पे ट्राइब्यूनल बनाए और गांधी को यहाँ पे अनसुईया और साराभाई जैसे क्या हो जाते हैं, लीडर मिल जाते हैं और ही सहयोगी मिल जाते हैं। ये चीजें थी, मैंने आपको डिस्कस कर दिया अहमदाबाद। इसके बाद की अगर हम टॉपिक को देखेंगे तो ये मैंने आपको डिस्कस किया था खेड़ा। खेड़ा में अकाल का मुद्दा पड़ा हुआ था और गांधी ने यहाँ पे लगान बंदी का नारा दिया। और गांधी यहाँ पे क्या करते हैं, जांच करवाते हैं। और जांच करवाने के बाद अंग्रेजी सेना ने बाद में इसको लगान बंदी को खत्म कर दिया था। और शुरू में उन्होंने गांधी यहाँ पे लगान बंदी का नारा दिया, लगान देने की स्थिति नहीं है, अलग खुद जांच करवाए थे उसकी। और इसको याद रखिएगा, यहीं पे गांधी को एक व्यक्ति मिलता है सहयोगी के रूप में, उस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये टॉपिक आपको स्पष्ट हो गया होगा। इतनी बातें आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से मुलाकात हुई थी, बिल्कुल उन्हीं ने तो बोला था, तभी तो ये पहुंचे थे। क्लियर हो गया? अब देखिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले हमें जो एक पॉइंट देखना होता है वो होता है 1919 का वर्ष। इसके बाद टॉपिक होता है खिलाफत आंदोलन। और देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिए आप, 1919 का वर्ष। अंग्रेजों ने 1917 में सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन लाया। इस सेडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे भारत में जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी उसको कमजोर करना था, भारत ने सहायता किया था। अंग्रेजों ने रोलर टेक ला दिया और उसमें प्रावधान किया, शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। और वहां बोला बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का बताया गया। और ये क्या हो गया, अनहोनी। और इसी के विरोध में जो है एक घटना घटती है, उसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट।
रॉलेट एक्ट का मतलब हो गया डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। फिर उसके बाद कहानी होती है 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व था। इस बैसाखी के पर्व जनरल डायर, मॉर्निंग पोस्ट ने जो ब्रिटेन था उसने बोला कि ये ब्रिटेन का क्या है, शेर है, उधम सिंह है। उधम सिंह 1940 लंदन जनरल डायर की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। रॉलेट एक्ट क्या है, 1919 का वर्ष क्या है, इतनी बात आपको हमें लग रहा है जहां तक बहुत ही विधिवत, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद देखिए आप 1919 का वर्ष जिसको बोलते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध, तुर्की जो था मित्र राष्ट्रों के विरोध में था। खलीफा का पद अनुवांशिक हुआ करता था, पदों को मानते थे। भारतीय मुसलमान और ब्रिटिश मुसलमानों को कैसे अंग्रेजों ने लड़ाया, और इस मुद्दे को मैंने डिस्कस किया। शुरू में गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद शुरू में कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन गांधी उचित समय को देखते हुए आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया। भारतीय मुसलमान भी विरोध में हो गए थे, और इसी के साथ गांधी जी ने क्या कर दिया, एक बैकग्राउंड को बना दिया। तो ये था आपका टॉपिक। इन सब बातों के बीच हमें जो मेन मुद्दा पढ़ना होता है वो होता है असहयोग आंदोलन। और इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद हमें जो मेन दूसरा टॉपिक पढ़ना होता है उस टॉपिक का नाम होता है हमारा, असहयोग आंदोलन के बाद हमें एक और टॉपिक पढ़ना होता है जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो अब हम चल चुके हैं गांधीयन मूवमेंट की तरफ, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। वास्तव में जो स्वराज है, इसी स्वराज के ये 3 रूप है। गांधी ने जो स्वराज शब्द दिया, स्वराज का मतलब आजादी के लिए, उसी का 3 रूप हमें देखना है। उसी 3 रूप को पहला जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। दूसरे को हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इसको बोलेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसके बाद हम बोलेंगे सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और इसके बाद हम बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। अपनी टॉपिक को यहीं पे हम क्लोज करेंगे। आगे आने वाले समय में मैं कल यहीं से डिस्कस करूंगा। हम देखेंगे असहयोग आंदोलन में अगर जनसंख्या इतनी है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में संख्या और ज़्यादा हो जाएगी, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट में देखेंगे क्या हो जाएगी, संख्या और ही ज़्यादा हो जाएगी। यानी ये अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये आपका सीडीएम होगा, और ये आपका जो होगा इसको बोलेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। और गांधी जी ने हर आंदोलन को कोड वर्ड के साथ स्टार्ट किया था, और यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि 1 वर्ष के भीतर हमें क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, और 1 वर्ष के भीतर कैसे आज़ादी चाहिए, इस मुद्दे को हम आपको कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।